अब तक हमने किया था सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर। इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, हालांकि प्योर नहीं होते, लेकिन अभी हम कंसीडर करेंगे दोनों प्योर हैं। कैसे आपने किया? एक आपका ये प्योर इंडक्टर और इसके साथ पैरेलल में आपने लगाया एक प्योर कैपेसिटर, और फिर इन दोनों पर एक कॉमन सप्लाई आपने लगा दी है। सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, कॉमन सोर्स ऑफ ईएमएफ। हालांकि एसी सर्किट में करंट हम शो नहीं करते कभी भी, लेकिन फिर भी करंट तो चलती है यहाँ। करंट एक्चुअली हम इसलिए शो नहीं करते क्योंकि करंट की यहाँ डायरेक्शन बदल रही है। अगर मैंने यहाँ एरो बना दिए तो मतलब क्या हो गया कि करंट केवल एक ही डायरेक्शन में हो गई, इसलिए हम एरो नहीं बनाया करते यहाँ। एनीवे, करंट इन कैपेसिटर इज IC, करंट इन इंडक्टर इज IL, और टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज I। तो हम क्या कहेंगे, पैरेलल में लगे हुए दोनों के दोनों, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि टोटल करंट IL इक्वल्स IL प्लस IC, दोनों मिलकर ये करंट हुई सर्किट में। अब अप्लाइड ईएमएफ कितना है आपका? अप्लाइड ईएमएफ है E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इन इंडक्टर IL क्या होती है कैपेसिटर ईएमएफ के रेस्पेक्ट में? इंडक्टर की करंट ईएमएफ के रेस्पेक्ट में क्या करती है, कैसी चलती है? करंट और वोल्टेज के बीच क्या फेज डिफरेंस होता है इंडक्टर के लिए? तो इंडक्टर में करंट लैग करती है वोल्टेज से कितना, π/2। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी हमारी, E/XL, E/XL, और E/XL, लेकिन कितना फेज डिफरेंस इसके बीच में बनेगा? इसके बीच बनेगा, मैं सीधे लिख दूं, IL इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बाय XL। करंट कितना, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, और फिर लीड लैग कर रही है π/2 से। अब करंट इन कैपेसिटर, करंट इन कैपेसिटर IC कितना होगा, E नॉट बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में करंट लैग करता है, सही है बिल्कुल। तो अब टोटल करंट कितनी बनी सर्किट की? टोटल करंट बनी IC प्लस IL, करेक्ट। यहां से दोनों में से मैंने E नॉट कॉमन लिया है, और इसके बाद क्या बनता है, 1/XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और यहां अपॉन में क्या चल रहा है, 1/XC। तो I इक्वल्स बना E नॉट वन बाय XC, इसे मैं लिख लेता हूं, देखो, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी।
तो इसे भी मैं उसके जैसा ही बनाने के लिए क्या लिखूं, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, है ना। और साइन माइनस थीटा होता है साइनस माइनस, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो आई इक्वल्स ई नॉट, और अब क्या बना ये 1/xl, बल्कि मैंने माइनस कर दिया यहां पर, है ना। तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस 1/xc साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, और ये दोनों ही मिलकर के दोनों ही क्या हो गए, ये बन गया आपका क्या, कॉस ओमेगा टी। और ये क्या बन गया, देखना जरा ध्यान से, ये भी तो कॉस ओमेगा टी बन गया। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो अब आई इज इक्वल टू कितना बना, ई नॉट कॉस ओमेगा टी और 1/xc माइनस 1/xl, ठीक है। ये करंट बनी हमारी नेट करंट। अब बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनता है, नेट ऑब्स्ट्रक्शन, नेट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे हम यहां क्या कहेंगे, हाँ, अगर तीन कंपोनेंट थे हमारे पास, आर, आर जो ऑब्स्ट्रक्शन, प्योर रेजिस्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसको रेजिस्टेंस कहा, प्योर इंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसे हमने क्या कहा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्योर कैपेसिटर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इन्हीं इनमें से कोई से भी दो या तीन मिलकर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं उसे हमने बोला क्या, इंपीडेंस, नेट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज इंपीडेंस ऑफ सर्किट, जेड कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इंपीडेंस कितना होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। तो Z वोल्टेज कितना है आपका E, और करंट कितना है बताओ, करंट कितना है, अब टोटल करंट है I। तो अब E अपॉन I की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, I की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी, ये रही सारी की सारी, E नॉट कॉस ओमेगा टी 1/xc माइनस 1/xl। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर लूं, E नॉट 1/xc माइनस 1/xl कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी। ये तो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आ गया आपका। अच्छा, फिर वापस करंट वाली फॉर्मूले पर आए हम यहाँ इस करंट वाली इक्वेशन पर आए, तो देखो जरा ध्यान से, करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्सी और एक्सएल पर, ठीक। इसको थोड़ा सा फिर से मैं इलेबोरेट करके लिख रहा हूं, क्या बना देखिए, I इक्वल्स ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और एक्सी को मैंने लिखा है 1/2πfc, एक्सएल को लिखा है 2πfl, 1 में था ना एक्सी, और एक्सी खुद क्या है, एक्सी खुद है 1/2πfc। तो अब I इक्वल्स कितना बना, ई नॉट कॉस ओमेगा टी और क्या 2πfc माइनस 1/2πfl, ठीक है जी। अब फिर से वही बात चल रही है, देखो जरा ध्यान से, क्या, फॉर फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू 0, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी 0 पर टेंड कर रही हो, 0 के लगभग बराबर जा रही हो, तो जरा देखना ध्यान से, ये पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 1/0 इंफिनिटी। तो अब हम कहेंगे क्या, I टेंड्स टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है।
फॉर एफ टेंड टूवर्ड्स इंफिनिटी, अब देखना जरा ध्यान से, यहां मैं इंफिनिटी रख दूंगा तो ये पूरा का पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, तो भी क्या हो गया, आई टेंड्स टू इंफिनिटी। जो काम वहां हो रहा था z के लिए, वो काम यहां हो रहा है i के लिए। वह z का वेरिएशन चल रहा था, यहाँ i का चल रहा है। जब i का वेरिएशन चलेगा तो z का भी चलेगा। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए आप, z इजिकल्स टू कितना है, e बाई आई। अगर i आपका इंफिनिटी टेंडिंग कर रहा है, अगर i आपका इंफिनिटी पर टेंड कर रहा है, तो फिर ये z कहां जाएगा? अगर i बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो जाए तो इंपिडेंस कितना होगा, 0 होगा। तो यहां दोनों का रिजल्ट से हमने एक और रिजल्ट निकाला, क्या, z टेंड टूवर्ड्स 0, और यहां भी z टेंड टूवर्ड्स 0। ठीक है, फिर वही बात, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहेंगे क्या, कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उस टाइम क्या होगा कि, देखो फिर से देखना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी 0 पर ये 0 है और ये वाला इंफिनिटी है, दोनों के बीच का डिफरेंस भयानक, बहुत तकड़ा, बहुत बड़ा। जब ये इंफिनिटी हुआ, फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी पर, ये इंफिनिटी बन गया पहला वाला फैक्टर, दूसरा वाला फैक्टर 0 हो गया, अब भी डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनका डिफरेंस घटता चला जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो? तो अब फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 पाई एफ सी बिकम इक्वल टू 1/2 एफ एल, एक बढ़ते बढ़ते और दूसरा घटते घटते। तो अब क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ले लूं, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, बल्कि मैं इसको स्पेशल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम, क्या, एफ आर, 1/2 पाई और एल सी, 4 पाई स्क्वायर एल सी, और एफ आर इज इक्वल टू 1/√, एल सी, और बाहर आ जाएगा 2 पाई। यहां से भी वही निकल कर आई बात कि अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, किसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, इस एलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट हमने पहले ही ये फाइंड कर रखी, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो तो भी यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो फिर कंडीशन आ जाएगी रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी। लेकिन यहां रेजोनेंस थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से देखिएगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यहां रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब आप रखेंगे तो 1/2 पाई एफ सी, और सॉरी 1/2 पाई एफ एल, और ये 2 पाई एफ सी, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, जब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 हो गया तो ई नॉट और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी होती रहे, आप बहुत ध्यान से समझना, देखो ये जो आपका 2 पाई एफ सी 1/2 ओमेगा सी है, ये कॉस का आर्गुमेंट नहीं है, ये कॉस का आर्गुमेंट नहीं है, बल्कि मैं एक काम करूं, इसको मैं यहां से हटा दूं, ई नॉट ये पूरा, और उसके बाद क्या, कॉस ओमेगा टी। अब कंफ्यूजन दूर हो गया, ये कॉस में, ये पूरा का पूरा कॉस का आर्गुमेंट नहीं था। तो अब क्या बना, अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाए तो ई नॉट और कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, तो फिर आई भी 0 हो जाएगा, ठीक। एट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इक्वल टू एफ एन, क्या हो जाएगा उस टाइम, उस टाइम आपका
उस टाइम आपके लिए 2 पाई एफ सी इज टू होगा 1/2 पाई एफ एल, हैंस करंट विल बी 0 और इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उल्टा है यहाँ पर, सीरीज कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन से उल्टा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद करो कि रेजोनेंस पर आकर Z मिनिमम हो गया था विच इज इक्वल टू द ओमिक रेजिस्टेंस। यहां भी मिनिमम हो जाएगा एक्चुअली। यहां मिनिमम कितना हो जाएगा कि इसके सीरीज में कुछ ना कुछ तो ओमिक रेजिस्टेंस होगा ही होगा, भले ही आपने ओमिक रेजिस्टेंस वो लगाया हो या न लगाया हो, लेकिन ये इंडक्टर कॉइल है, ये खुद अपना कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटर कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इन दोनों रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली Z की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी है। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आकर Z की वैल्यू इंफिनिटी हो जानी, नेट इंपीडेंस इंफिनिटी हो जाना, उल्टा है बिल्कुल उसका। अब अगर हम यहां ग्राफ ड्रॉ करने लगे Z I और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फिर कैसे ग्राफ बनेंगे, वही बनेंगे कल वाले ग्राफ बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बस। एक ग्राफ तो वही का वही रहना है, फ्रीक्वेंसी, और यहां मैंने क्या लिया, एक्सएल एंड एक्ससी। एक्सएल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इसकी स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। XC विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी पर XC बहुत लार्ज, ऑलमोस्ट इंफिनिटी, और फिर क्या हुआ, ये XC घटता चला गया, ये आपका हो गया XC विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे आपने क्या कहा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आकर के XC घटते घटते XL बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन इस पैरेलल सर्किट में दूसरे वाले ग्राफ बदल जाएंगे। वाई एक्सिस पर हम ले लें इंपिडेंस, नेट इंपिडेंस, वाई एक्सिस पर ले लिया हमने क्या, नेट इंपिडेंस। तो ध्यान से देखिए आप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आकर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आकर करंट कितनी हो रही है, 0, और Z कितना हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है। इंफिनिटी तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम होगा, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जीरो फ्रीक्वेंसी पर Z की वैल्यू कितनी, जीरो फ्रीक्वेंसी पर Z की वैल्यू कितनी, जीरो, यहां देखिए ध्यान से आप, जब फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। तो करंट इंफिनिटी है, अपॉन में करंट इंफिनिटी, तो Z की वैल्यू 0। उल्टा होता है ना बिल्कुल, जहां I की वैल्यू मिनिमम है वहां Z की वैल्यू मैक्सिमम है, जहां I की वैल्यू मैक्सिमम है वहां Z की वैल्यू मिनिमम है। तो इस बार Z का वेरिएशन कैसे होगा, मिनिमम से होगा, और Z की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम पहुंचेगी कहां, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। और ये जो Z की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये डिसाइड होगी किससे, सर्किट के ओमिक रेजिस्टेंस से, कितना ओमिक रेजिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है, जिसको फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे। उसके बाद क्या होगा, Z की वैल्यू, जैसे जैसे इनका गैप बढ़ेगा Z की वैल्यू फिर से घटना शुरू कर देगी, ये आपका Z बन गया इंपिडेंस। और करंट कैसी बनेगी, करंट इंपिडेंस की बिल्कुल उल्टी बनेगी, बल्कि उल्टा हमने यहां किया है, हमने करंट से Z निकाला है, Z से करंट नहीं निकाला, करंट से हमने इंपिडेंस फाइंड करा है। तो यहां
फ्रीक्वेंसी 0 पर करंट की वैल्यू बहुत लार्ज, और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो तो करंट ऑलमोस्ट जीरो हो करके फिर से क्या होगी, फिर से बढ़ना शुरू कर देगी। ये आपका ग्राफ बन गया किसके लिए, करंट के लिए। बिल्कुल वही ग्राफ है लेकिन शेप इनकी उल्टी है। वहां अगर कल का आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये वाला शेप बना था हमारे करंट के लिए, करंट मैक्सिमम होती चली जाती है, लेकिन वो अब करंट की वैल्यू यहाँ उल्टी चली गई। जो शेप बनी थी इंपेडेंस के लिए वो करंट की आ गई, जो करंट के लिए बनी थी वो इंपेडेंस के लिए आ गई। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। दोनों के लिए चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, रेजोनेंस अचीव करने के लिए, रेजोनेंस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, जो भी आपका सोर्स है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तब ये कहा जाएगा कि सर्किट रेजोनेंस में आ गया। चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो, जब सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा तब क्या होगा, तब होगा कि एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों में, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। ठीक है। और एक बात और होती है, देखो वीएल कितना होगा, आई इंटू एल, आई इंटू एक्सएल, वीसी कितना होगा, आई इंटू एक्ससी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो दोनों में सेम है, तो वीएल और वीसी भी आपस में सेम हो जाएंगे यहाँ। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए दोनों के दोनों, तो पैरेलल में तो वोल्टेज होते ही सेम है। पैरेलल में तो चाहे करंट कुछ भी होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होते ही होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में यहां इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपके इक्वल हो जाने हैं। लेकिन इट इज दीज आर द कंसिक्वेंस, ये एक्सएल और एक्ससी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स कौन है, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर में जो वो कॉइल घूम रही है, उस कॉइल के घूमने की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि रेजोनेंस आ गया।